हेलो एवरीवन, दिस इज अश्विनी प्रताप सिंह। वेलकम टू आवर चैनल कोड कैटी। सो ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट का सीरीज सेकंड। सो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे और कैसे हम ESLint को और ज़्यादा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाए हमारा कोड। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एरर्स हमारे पास आ रही हैं ESLint के द्वारा। देख सकते हो बटन इज़ डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज। सो ये सब पहले से हमारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो रखी हैं ESLint में। अगर आप देख सकते हो ESLint रिकमेंडेड के बाय लिखा हुआ है। इसके इसी की वजह से ये सब एरर्स हमारे पास आ रही हैं पहले से। ठीक है। सो इसे हम एक बार के लिए होल्ड पे रखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मेंटेन हो रखा है इस बार पहले से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सारा कोड पूरा एसेट्स में चीज़ों को रख रखा है, कुछ कुछ कंपोनेंट्स को डिवाइड कर रखा है। सो एक बार वन बाय वन एक बार चीज़ें देखते हैं क्या हैं। सो एक्चुअली हम लोग एसेट्स में हम लोग जितने भी आइकन्स होते हैं, फॉन्ट होते हैं, वो हम एसेट्स में रखते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एटॉमिक फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। अगर आप देख सकते हो कंपोनेंट्स को हमने डिवाइड कर रखा है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और टेम्पलेट्स में। सो एटम्स एक्चुअली क्या होते हैं, जो एटॉमिक लेवल ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इनपुट बॉक्स, बटन, लेवल। सो उसे हम एटम्स के अंदर रखते हैं। देन अगर हम कोई भी कंपोनेंट जो हमारा एटम से मिलके बनता है उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे कि फॉर्म। तो ये हमारा एक फॉर्म का कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने इनपुट और बटन को यूज़ कर रखा है। लेकिन ये एक ऐसा डमी कंपोनेंट है, एक अच्छा कोड नहीं है। इसे हम बाद में देखेंगे, इसे हम थोड़ा सा और इनहेंस करेंगे बाद में। अभी के लिए अगर आप देख सकते हो कि टेम्पलेट्स करके एक और फोल्डर है। सो एक कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है टेम्पलेट का, जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आप एडमिन पोर्टल पे जाते हो तो वहाँ पे देखते हो कि साइड बार होता है, साइड बार और ऊपर हेडर फिक्स होता है हमारा, सिर्फ कंटेंट चेंज होता है। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि हम लोग एक ऐसा कोड लिखेंगे जिसमें हमारा लेफ्ट बार जो होगा फिक्स हो जाएगा और हेडर भी फिक्स हो जाएगा। एक टेम्पलेट क्रिएट कर देंगे, उसमें हम चिल्ड्रन पास कर देंगे ताकि हमारा सिर्फ चिल्ड्रन का कोड हम चेंज करेंगे, बाकी हमारा कोड हमेशा सेम रहेगा। सो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में देखेंगे, इसे और भी ज़्यादा कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे इस चीज़ को, तो हम ये बाद में देखेंगे। इसे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स आता है। सो लेट से हमारे कंपोनेंट में किसी कंपोनेंट में या फिर बहुत सारे कंपोनेंट्स में कुछ चीज़ें रीयूज़ हो रही हैं, कुछ स्ट्रिंग्स हैं जो कि रीयूज़ हो रही हैं। तो उसे हम कॉन्स्टेंट्स में स्टोर करके रखते हैं, ना कि उसे इनलाइन हम लोग बार बार स्ट्रिंग में देते हैं। ताकि अगर इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि मान लो वो स्ट्रिंग चेंज होती है, जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो कि हमारा बैकएंड से कोई डेटा आता है, कोड स्टेटस कह लेते हैं उसे एक बार के लिए, और वो 200 आता है, ठीक है। और या फिर कोई कोड स्टेटस हमें दे रखा है, लेट्स से 200 अभी के लिए, ठीक है। सो हमने उसे सेव करके रखा अपने कॉन्स्टेंट्स में कि अगर 200 आएगा तो हम उसे किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे उसके थ्रू, ठीक है। और लेट से बैकएंड वो की को चेंज, उस डेटा को चेंज कर देता है, कोई टेस्ट बोल देता है उसे बाद में। तो आपको बार बार चेक्स में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे हर एक फाइल में, क्योंकि आपने कांस्टेंट को यूज़ कर रखा है। वो एक ही जगह चेंज होगा और सिर्फ उसी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस इन मीन्स उसके डेटा को रिप्लेस कर देंगे, जो हमारा दूसरा डेटा हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे। सो इससे बहुत सी चीज़ें ईजी हो जाएंगी और कोड भी थोड़ा क्लीन हो जाता है। तो इस टाइप के स्टैंडर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पेजेस। तो पेजेस का कॉन्सेप्ट ये है कि लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है। सो उन्हें हम पेजेस फोल्डर के अंदर रखते हैं। राउट्स, अगर हमारे जो भी एप्लीकेशन में राउट्स यूज़ होने वाले हैं, रिएक्ट, राउटर डोम, जो भी आप राउटर यूज़ करने वाले हो उसके कोड को आप राउटर के अंदर रखते हो। स्टोर, अगर आप रेडक्स को यूज़ करने वाले हो तो आप स्टोर के अंदर उसे सेव करोगे। जितना भी कोड लिखा जाएगा वो स्टोर के अंदर लिखा जाएगा। यूटिलिटीज़, जैसे कि कोई कॉमन फंक्शंस हैं जो कि जैसे कि डेट को कैलकुलेट करने का कोई फंक्शन है जो कि यूज़ हो रहा है, बहुत बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है, तो उसे हम कॉमन फंक्शंस के अंदर, यूटिलिटीज़ के अंदर रख लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम देखेंगे कि जब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, तो हम क्या क्या यूटिलिटीज़ को स्टोर करेंगे वो बाद में देखेंगे। वैलिडेशंस
जैसे कि लेट्स से कि आप फॉर्म रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ करने वाले हो, तो आप वहाँ पे वैलिडेशन लिखोगे येप के थ्रू, तो आप उसे वैलिडेशन फोल्डर के अंदर रख सकते हो। सो ये हो गया हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर। सो लेट्स कम अगेन ऑन ऐप डॉट टी एस एक्स, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो इम्पोर्ट्स हैं वो एरर थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक बार के लिए हम लोग इन्हें यूज़ करते हैं ताकि ये एरर हमारी चली जाए। तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेटिंग कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रही है, हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्म कंपोनेंट को भी यूज़ कर चुके हैं। अब आप देख सकते हो यूज़ फॉर्म को भी हमने यहाँ यूज़ कर लिया है और यहाँ पर कंसोल कर लिया उसे। इसको ज़्यादा आप डी पे मत जाएं, इसे बाद में देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज़ फॉर्म को यूज़ करेंगे फॉर्म को क्रिएट करने के टाइम पे। बट अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ वो कंसोल का बताना चाहता हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि आप कंसोल को लगा के भूल जाते हो, और इससे क्या होता है कि जब हम वेब पे कंसोल को खोलते हैं तो हमारे वहाँ बहुत सारा डेटा दिख रहा होता है, जो कि एक बैड प्रैक्टिस में आता है। सो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ESLint में जाके रूल्स में ऐड कर सकते हैं कि भाई हमें कंसोल नहीं दिखाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार के लिए हम लोग अपने ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे ESLint का रूल्स जो है वो सर्च करते हैं। सो यहाँ पे नेविगेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे कंसोल को, और देख सकते हो आप हमारा नो कंसोल आ चुका है। और इस पे यहाँ पे हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं, नो कंसोल को, ठीक है। और यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ तरीके होते हैं कि हमें उसे वार्न करना है, या फिर हमें उसे एरर दिखानी है, या फिर हमें उसे ऑफ करना है। सो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में और डीप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो लेट से मैं आपको थोड़ा सा सिंपल में बता देता हूँ कि अगर आप उसे ऑफ करना चाहते हो तो आप ज़ीरो कर दो, और अगर आपको उसको वार्न करना है तो सिर्फ वन कर दो, या फिर आपको उसे एरर शो करनी है तो आप टू कर दो। और इसे सेव करते हैं एक बार के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमें एरर दिखा रहा है। अगर मैं इसे वन कर देता हूँ तो ये हमें वार्न करेगा। आप देख सकते हो ये वार्निंग आ रही है, एक एरर नहीं है, ये एक सिर्फ वार्निंग है। और अगर आपको इसे ऑफ करना है तो आप ज़ीरो कर दो, तो यहाँ से वो चली गई, ठीक है। सो ऐसी ही कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसे वार्न करेंगे सिर्फ, ना कि एरर शो करेंगे, क्योंकि कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है एरर की, सॉरी कंसोल की। तो आप देख सकते हो ऐसे। अब यहाँ पे एक देख सकते हो कि हमारे जितने भी इंपोर्ट्स हैं वो ऐसे आ रखे हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा और भी ज़्यादा रीडेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो नोड मॉड्यूल्स के इंपोर्ट्स हैं उन्हें एक साथ कर लेंगे, और जो हमारे इंपोर्ट खुद के कंपोनेंट्स हैं उसे हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक npm का पैकेज है ESLint प्लगइन इंपोर्ट। सो इसे हम यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टर्मिनल में ओपन करके हम पेस्ट करते हैं अपनी कमांड को। लेट्स वेट जब तक ये इंस्टॉल होता है। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उसने बोला है कि प्लगइन में हमें इंपोर्ट को ऐड करना है, और उसके बाद प्लगइन में इंपोर्ट एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये भी हो चुका है। अब ESLint में जाते हैं हम, ठीक है। और प्लगइन में हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं इसे। दैन एक्सटेंड्स में हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे और थोड़ा डीप में जाते हैं, देखते हैं कि और चीज़ हमें क्या करनी है, रिजॉल्वर एक ऐड करना होगा ताकि वो पाथ को रिजॉल्व कर सके, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं कि क्या होता है। आप देख सकते हो कि ये हमें एरर दे रहा है कि हमारा पाथ रिजॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि किस टाइप की फ़ाइल है। तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो। ये कॉपी करेंगे हम इसे और डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं इसे यहाँ पे, ऐसे करके। और हमारी यहाँ पे जो फाइल है वो TSX है, सो हम TSX के लिए ऐसे कर देंगे। और एक अभी ये एरर गई नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट P कीबोर्ड पे करेंगे, देन डेवलपर रिलोड विंडो सर्च करेंगे एक बार के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे और रिफ्रेश। नाउ लेट्स वेट जब तक ये एरर आती है।
कि वो थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में, इसलिए अभी इनिशियलाइज हो रही हैं चीज़ें हमारी। अगर अभी भी नहीं आ रही तो हमारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई हैं ये एरर हमारी बिकॉज ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अभी भी कोई एरर नहीं आ रही है। लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, तब तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें करनी है हमें। सो अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो इम्पोर्ट होना चाहिए, अभी भी हमारी एरर आई, देख सकते हो एरर आ गई है हमारी। अब एक बार फिर से देखते हैं इसे जाके कि क्या मिसिंग है। सेटिंग्स में अगर हम यहाँ से ये हटा देते हैं तो इससे कोई इशू है कि नहीं, देखते हैं एक बार। अभी भी नहीं गई है एरर। एक बार हम ये वाला कॉपी पेस्ट करते हैं, मे बी वो कोड ना चल रहा हो। या कॉपी पेस्ट तो या अब ये एरर चली गई है, अब अच्छा लग रहा है मुझे भी। अब नाउ क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक रूल लिखते हैं जो कि हमारे जो इम्पोर्ट स्टेटमेंट है उसको ग्रुप करेगा। तो ग्रुपिंग के लिए हम क्या करेंगे, इजी है, इम्पोर्ट स्लैश ऑर्डर, ठीक है, और ब्रैकेट, देन हमारा एआई भी लिख के थोड़ी सी हेल्प करेगा हमारी। और उसके बाद हम यहाँ पे एक न्यू लाइन करके ऐड कर देंगे, न्यू लाइंस बिटवीन। ठीक है, जैसे क्या होगा कि हमारे जितने भी ग्रुप्स होंगे उनके बीच में हमेशा एक न्यू लाइन होगी, ताकि एक रीडेबिलिटी बनी रहे कोड में। ठीक है, आप सोच रहे हो कि आप कहाँ से देखोगे, तो ये एक यूआरएल है इंपोर्ट के लिए, यहाँ पे सारे रूल्स लिखे हैं पहले से, मैंने यहाँ से देखा था इसे, आप भी इसे रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, और इसमें हमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड कर रही हैं कि हमारे जो पेरेंट होंगे वो एक साथ आ जाएंगे ग्रुप में, देन हमारे सिबलिंग्स भी एक साथ, इंडेक्स भी एक साथ होंगे। ठीक है, और इसमें हम देख लेते हैं सारा हो गया हमारा। अब इसे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं फिर से। ठीक है, लेट्स वेट कि हमें यहाँ पे एरर आती है कि नहीं। जब एरर आएगी तो क्या होगा कि ये हमें बोलेगा कि जो ग्रुपिंग होनी चाहिए वो मॉड्यूल्स की एक साथ होनी चाहिए, मतलब इसके बीच में एक न्यू लाइन आनी चाहिए, लेकिन वो हमें इसके थ्रू आनी चाहिए। अब देख सकते हैं एक बार क्या एरर आई, देयर शुड बी, तो इसने बोल दिया है कि एरर आनी चाहिए, तो अब फिक्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास फिर से एरर आ रही है इसकी पाथ की, तो एक बार ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि क्या इशू है। अच्छा, यहाँ पे हमें टी एस एक्स लिखना है, ना कि जे एस एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारी फाइल कॉन्फ़िगर हो चुकी है। ठीक है, और ये हमारी ग्रुपिंग भी हो रखी है, देख सकते हो। अगर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ स्पेस तो वो फिर से एरर देने लगता है, यहाँ से एंटर कर देते हैं, तो ये आपकी कोड की रीडेबिलिटी को और भी ज़्यादा अच्छा करेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फॉर अगले वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम एलियास को सेट करेंगे अपने कंपोनेंट्स के लिए। लेट्स से कि मान लीजिए कि ये हमारा कंपोनेंट है और ये नेस्टेड है, तो अगर हम एग्जांपल लें थोड़ा सा और अच्छा समझने के लिए इसे, मॉलिक्यूल्स में जाके फॉर्म में जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एक एरर आने लगा हमें। ठीक है, और इसे फिक्स कर देते हैं हम। ठीक है, अगर हम npm रन लिंट को चलाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे जो पूरी डायरेक्टरी है उसमें चेक करेगा कि कहाँ कहाँ पे ये फेल हो रहा है, और हमें खुद बताएगा। ठीक है, सो लेट्स वेट जब तक ये चलता है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि इसने हमें बताया कि मेन डॉट टी एस एक्स में भी हमारा ये फेल हो रहा है। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, देन हमारा ये एक एरर ऐप डॉट टी एस एक्स में वार्निंग आ रहा है, सो इसे हम इग्नोर करते हैं अभी के लिए। आप फॉर्म में एक बार जाते हैं तो आप देख सकते हो कि हमने डॉट डॉट करके पाथ को एक्सेस किया है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा टीडियस है कि हम डॉट डॉट करके, अगर कोई नेस्टेड पाथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो हमें डॉट डॉट करके इसे एक्सेस करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पाथ को एलियास दे देंगे कि हम जब भी पाथ को एक्सेस करेंगे वो ऐट द रेट करके करें, ना कि उसे हम अ, अ,
ना कि उसे हम डॉट डॉट करके यूज़ करें, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसे वापस कर देते हैं कोड को, या अब इसे पुश कर देते हैं ताकि ये आपको एक्सेसिबल हो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ब्रांच क्रिएट कर ली है। तो ब्रांच क्रिएट करने के लिए एक इजी कमांड है, गिट चेकआउट गिट चेक आउट -b, ठीक है, सेटअप स्लैश ESLint, ठीक है। सो मैं सेटअप कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे सेटअप लिखा है और ESLint का कन्फिगरेशन कर रखा है, तो ये लिखा है। तो मैंने पहले से ये ब्रांच बना रखी है, तो इसे चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं इसे चला भी दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब देख सकते हो ऑलरेडी एग्जिस्ट करके आ गया है। सो अब हम अपना कोड फिर से कमिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लिखते हैं कॉन्फ़िगर ESLint एंड फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। लेट्स कमिट इट। सो हमारा कोड लॉग हो चुका है। तो यहाँ पे गिट लॉग करते हैं हम। अब देख सकते हो कि हमारी कमिट आ चुकी है, ठीक है। अब इस ब्रांच को पब्लिश करते हैं। सो ये हमारी ब्रांच पब्लिश हो चुकी है। अगर हम अपने गिट पे जाते हैं, github.com पे, और अपनी प्रीवियस जो ब्रांच हमने पुश की थी, जो हमारी रेपो है कोड कैटी, उसके अंदर जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक न्यू ब्रांच क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, सेटअप ESLint। तो जो मैं ये कर रहा हूँ, इसका अभी तो कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन अगर आप कंपनीज में जाते हो और बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपका कोड रिव्यू होता है। सो उस टाइम पे सभी दूसरे डेवलपर्स होते हैं, वो आपका कोड देखते हैं कि क्या गलती हैं, क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो उसके लिए हम PR क्रिएट करना देख रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। सो जब आप रिसेंटली कोई कोड पुश करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से जाते हो पुल रिक्वेस्ट में, तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो न्यू पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब आपको मास्टर के लिए हमारा जो बेस होगा, हमें PR क्रिएट करनी है मास्टर पे, ठीक है। और कहाँ से करनी है, इस ब्रांच से करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जो चेंजेस हमारे फाइल में हुए हैं वो सारे के सारे इधर हैं कि नहीं है, ठीक है। आप इसे एक एक करके भी देख सकते हो, ठीक है। आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर रिव्यूअर में आप जो भी आपका दूसरा डेवलपर है उसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि आप खुद ही इस कोड पे काम कर रहे हो, आप ही इसके एडमिन हो, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी इसे हम क्या करते हैं, खुद ही मर्ज कर देते हैं। ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए था, इसका कोई लेना देना नहीं है अभी, बट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, ओके। तो हमारा कोड मर्ज हो जाएगा, या हमारा कोड मर्ज हो गया है। अब हम जाएंगे फिर से वापस अपने मास्टर पे, और हम जाके अगर देखेंगे मास्टर की ब्रांच में, तो हमारा जो कोड हमने अभी किया था मर्ज होने के बाद यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हो आप, ठीक है। एक चीज़ आप देख सकते हो कि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल भी फॉर्मेटेड नहीं है। सो इस चीज़ को भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम प्रिटिकर का यूज़ करके ऐसे थोड़ा सा इंडेंटेशन में लेके आएंगे, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे कि कैसे हम लोग एलियास का यूज़ करके थोड़ा सा पाथ को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने कोड को थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।